क्रिप्टो करेंसी क्या होता है भाई? बिटकॉइन वगैरह का नाम सुना हो तुमने, बिटकॉइन, ईथर, डॉज कॉइन, ये सब क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, मोटा मोटा समझ लो, डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है, यूनिक होती है। तो जैसे तुम्हारा 1 रुपये का सिक्का हो गया, एक बैंक नोट हो गया, उस पर एक सीरियल नंबर होता है, तो वो यूनिक होता है, ठीक है। वो फटफट जाता है तो बैंक उसको वापस लेता है, आरबीआई उसको डिस्ट्रॉय करता है, एक नया नोट उसी सीरियल नंबर का बना देता है। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी यूनिक होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं होता और ये रेगुलेटेड भी नहीं है, यानी कि सरकार इस पर पाबंदी नहीं लगाती। सरकार दूसरी तरह की चीज़ें कर सकती है, जैसे कि इस पर टैक्स लगा देना, इसके ट्रेडिंग पे, ठीक है। सरकार बड़ा डरती है इसी बात से कि क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो ना, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एनोनिमस अकाउंट्स में होता है। एक अकाउंट है, उसके अंदर सब पड़ा हुआ है, एनोनिमस है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे इलीगल कामों में भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है। टेररिस्ट यूज़ कर रहे हैं, स्मगलर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट थीव्स पेमेंट्स ले रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। इसलिए सरकार, दुनिया भर की सरकारों के लिए गले की हड्डी बना हुआ है क्रिप्टो करेंसी। अब कोई बोले कि जी इंडिया में लीगल है कि नहीं, देखिए इंडिया में इलीगल नहीं है, ठीक है। सरकार ने टैक्स लगा दिया 30%, अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब 30% टैक्स का मतलब समझ रहे हो, 30% बहुत ज़्यादा टैक्स होता है। सरकार चाहती है इसको डिस्करेज करना, ठीक है। और उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, रेगुलेट करना आसान नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सरकार का कंट्रोल है नहीं, ठीक है। ये अच्छी चीज़ भी है और यही बुरी चीज़ भी है। कैसे है, आगे बात करेंगे। वायलेटिव रिस्क, क्रिप्टोज प्राइस स्विंग्स बाईपास ट्रेडिशनल फॉरेक्स। फॉरेक्स होता है फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेडिशनल फॉरेक्स एनेबलिंग कैपिटल फ्लाइट एंड अंडरमाइनिंग ट्रेड बैलेंसेस। कैपिटल फ्लाइट क्या होता है, एक फ्लाइट का मतलब फ्लाइट, हवाई जहाज, इंडिगो के भी उड़ नहीं रही थी। कैपिटल मतलब पैसा, कैपिटल फ्लाइट मतलब पैसा उड़ गया, तो ये इस देश में था, यहाँ से पैसा उड़ गया। अब भैया इस देश में से पैसा अगर आपको यूएसए लेके जाना है मान लीजिए, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें नहीं आती हैं, पर आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करवाना है, उस पर टैक्स है 10 लाख से ज़्यादा। अगर आप इंडिया में एक दिन में, मतलब एक साल में अगर चेंज करवा रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, आप में से जो लोग गए हों या नौकरी लगने के बाद जाएंगे, वो लोग ये देखेंगे कि जब आप फॉरेन एक्सचेंज करवाने जाते हैं, आप लेके जाएंगे जी 60,000 रुपये हैं ये हमारे, और हमें ज़रा इनके डॉलर दे दो, तो बोलेंगे दे देंगे जी, पहले आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, जाने की टिकट लाओ, जाने का वीज़ा लाओ, पासपोर्ट की फ़ोटो लाओ। क्या है ये सब, क्यों है? यह है कि भैया पैसा बचाओ, पैसा देश का देश में रहे, उड़ ना जाए, ठीक है। उसको ये चेंज कर देता है। आपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी खरीदी 1.5 लाख रुपए की, और वहाँ बेच दी। वहाँ जाके जहाँ पे आपने खरीदी वहाँ उसका कोई मतलब है नहीं, वो नाम आपके अकाउंट, वो अकाउंट आपके नाम पे भी हो, ये ज़रूरी नहीं है, कोई दस्तावेज वो लोग नहीं मांग रहे, ठीक है। ये सरकार की प्रॉब्लम है, ये एक सरकार का डर है, ठीक है। ये हमारा भी डर होना चाहिए एज अ सिटीजन, क्योंकि हमारा पैसा अगर दूसरे देशों में जा रहा है तो हम क्या, हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल फ्लाइट इज एन इशू। अंडरमाइनिंग ट्रेड बैलेंसेस, ट्रेड बैलेंसेस क्या होते हैं कि जी मैं अगर 1 लाख रुपये वहाँ भेज रहा हूँ, तो मैं 1 लाख का सामान वहाँ से ले रहा हूँ ना, तभी तो भेज रहा हूँ। अब मान लो मैं घूमने जा रहा हूँ, 1 लाख रुपये के डॉलर मैंने चेंज करवाए, और मैंने यूएस में 1 लाख रुपये खर्च कर दिए। अगर मैंने 1 लाख रुपये खर्च कर दिए, तो मैंने लिया क्या, मैंने लिया एक्सपीरियंस, टूरिज्म, मेरा गेन हुआ, टूरिस्टिक गेन, ठीक है। मान लो मेरे को यूएसए में शिफ्ट होना है, पैसा मैंने इंडिया में कमा लिया, अब मैं यूएस में जाके रहना चाहता हूँ, वहाँ खर्च करना चाहता हूँ। अरे अगर मैं पैसा कमा इंडिया में रहा हूँ भैया, खर्च यूएस में करूँगा तो इंडिया का तो नुकसान हो गया ना। तो डायरेक्ट ये नहीं कर सकते। अगर ये करना है तो फिर मुझे सरकार को टैक्स देना होगा, उससे बच जाते हैं जब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है, ट्रेड बैलेंस को अंडरमाइन कर देता है जी। आपने पैसा भेज तो दिया, आपने बदले में तो कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल, सैंक्शंस इवेजन वाया क्रिप्टो इज इन रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमीज डिस्टर्ब्स फेयर ग्लोबल कॉमर्स। क्या मतलब है जी इसका? सैंक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, अमेरिका ने रशियन ऑयल पे सैंक्शंस लगा दिए। आपने रिसेंटली सुना होगा अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया 25% के, कुछ जगहों पे 50% के। क्यों? उन्होंने बोला कि जी रशिया से तेल इंपोर्ट करते हो आप, तो ये सैंक्शन है अमेरिका का रशिया के ऊपर कि जी हम इसको बंद कर रहे हैं। रशिया क्या करेगा भैया? रशिया बोलेगा ठीक है जी, डॉलर में, डॉलर ही तो मतलब डॉलर पे तो सैंक्शन लगा सकते हो। रशिया, यूएस क्या करेगा? सैंक्शन लगाने का मतलब है कि रशिया के पास जो डॉलर्स हैं, यूएस उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डॉलर फिर एक तरह से पेपर बन गए। रशिया क्या करेगा? बाईपास करने के लिए क्रिप्टो खरीद लेगा जी, और फिर क्रिप्टो में ट्रेड कर लेगा। तो यही हुआ सैंक्शंस इवेजन वाया क्रिप्टो, समझा? इंडिया एडॉप्शन सर्च, इंडिया में क्रिप्टो की एडॉप्शन बढ़ गई है। हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़े हैं, और उससे उतने ही बड़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन जो ग्रोथ है क्रिप्टो में ट्रेड करने वालों के ट्रेडर्स की, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेटा पॉइंट क्या है? 119 मिलियन भैया, 119 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स हैं इंडिया में 2025 में। लीडिंग ग्लोबल ग्रास रूट्स एडॉप्शन डिस्पाइट रेगुलेटरी कॉशन। रेगुलेटरी कॉशन कुछ नहीं कि 30% हम टैक्स लगाएंगे और आप लोग प्लीज़ उसमें ट्रेड मत करो, ये रिस्की है, हाई रिस्क है। रिस्क तो है भैया, कोई कुछ है ही नहीं, कोई माई बाप है ही नहीं भैया। शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट कर रही है, वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फ्रॉड होगा नहीं, कोई भी स्टॉक एक दिन में 80% नहीं गिरेगा, आपकी वेल्थ रोड एकदम से नहीं हो जाएगी। यहाँ कौन रोक रहा है? बिटकॉइन आपका गिर जाए एक दिन में, कौन रोक रहा है? पर वहाँ बढ़ भी जाता है। देखिए प्रेवलेंट इशूज़ क्या है? हाई वॉल्यूम, स्ट्रेन रुपी स्टेबिलिटी एंड
फॉर्मल ट्रेड चैनल्स। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि जो कैपिटल फ्लाइट होता है उसकी वजह से स्टेबिलिटी में फ़र्क आ जाता है कि मार्केट में अगर मान लो रुपया कम हो जाए तो रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छी बात लग रही होगी, अच्छी बात नहीं होती। इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट होता है महंगा हो जाता है। इसलिए रुपया का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना वीक अभी है इतना भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन है। ठीक है, तो प्रेवलेंट इशू हाई वॉल्यूम स्ट्रेन, रुपी स्टेबिलिटी एंड फॉर्मल ट्रेड चैनल्स। इकोनॉमिक थ्रेट्स क्या भैया? इलिसिट फ्लोज, इलिसिट मतलब इलीगल समझ लो। क्रिप्टो फैसिलिटेट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन कॉस्टिंग इकोनॉमीज बिलियंस। ठीक है, टैक्स इवेजन सरकार कैसे कमा रही है? टैक्स से ही कमा रही है, टैक्स इवेड कर दोगे। मनी लॉन्ड्रिंग, भैया लॉन्ड्री का मतलब होता है धोना, मनी का मतलब पैसा, तो पैसा धोना, पैसा गंदा था काला था उसको धो के सफ़ेद कर दिया, तो वो होता मनी लॉन्ड्रिंग। आसान हो जाता है क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग करना। मान लो कोई देश है जो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करता है, आपने क्रिप्टो वहाँ ट्रेड कर लिया, वहाँ की करेंसी ले ली, वहाँ बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, कोड 1, क्रिप्टो करेंसी जनरली आई कैन से ऑलमोस्ट विद सर्टेनिटी दैट दे विल कम टू अ बैड एंडिंग। किसने बोला? वॉरेन बफे ने। वॉरेन बफे को सब जानते हैं, जो नहीं जानते एक बार गूगल कर लेना, बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पेपर की तैयारी करो, रट लो इसे। ठीक है, एक एस इन्वेस्टर है ये, बर्कशायर हैथवे कंपनी थी इनकी इन्वेस्टिंग कंपनी, अभी रिटायर हुए हैं। इंपॉर्टेंट आदमी है, याद कर लो चुपचाप। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, RBI स्टांस व्यूज क्रिप्टो एज मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट फियरिंग सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी। Indian agency Indian agency step, FIUI Ind enforces VDA registration notifying offshore platforms for compliance। ठीक है, ये बड़ा ही स्पेसिफिक सा है। ठीक है, रट लो, अच्छी बात है, डेफिनेटली नंबर मिलेंगे, ना भी याद हो तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान दो। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न क्या होंगे भैया? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर थ्रेट है हमारे को, मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट है तो नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है ही। उसके बाद क्या बोलते हैं? टेररिज्म, ड्रग्स, आर्म स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, आर्ट थेफ्ट, ये सब सारे इशूज़ हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज 30%, अभी बता रहा था मैं तुम्हें, 30% टैक्स, 30% टैक्स प्लस 1% TDS। TDS होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तुम पे करोगे तभी कट जाएंगे। 30% है कैपिटल, उस पर गेंस पे है, ये फ़ायदा करोगे उस पर 30% टैक्स लगेगा। 1% तुम जाओगे 100 रुपये के बिटकॉइन खरीदने, तुम 99 के खरीद पाओगे क्योंकि 1% तो TDS हो गया। बचा 30%, 30% तुम जब मान लो तुम्हारे 99 के खरीदे और तुमने बेच दिए 200 रुपये के, तुम्हारा जो फ़ायदा हुआ 101 रुपये का, उसका 30% टैक्स लग जाएगा। 30% निकालो भैया, 101 का 30% निकाल ही लोगे। टियर 1 क्लियर करके आए हो, मत निकालो, आगे बढ़ो। PMLA इंक्लूजन ट्रीट्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस एज रिपोर्टिंग एंटिटीज़ फॉर AML। ठीक है, PMLA क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसों की धुलाई को रोकना है, उसके लिए एक्ट है PMLA। CBDC पायलट भैया, CBDC क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। चलो लिख देते हैं इसे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भैया ये पायलट रन पे है। ठीक है, इसका बिल्कुल लेटेस्ट आज का कल का अपडेट क्या है मुझे नहीं पता, लास्ट आई चेक इट वाज ऑन टेस्ट रन। बैंक्स इसको आपस के ट्रेड में इस्तेमाल कर रहे थे टू चेक कि कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या चल रहा है। ठीक है, CBDC जो है RBI ने निकाला, ई-रुपया है, प्रमोट सॉवरेन डिजिटल करेंसी ओवर प्राइवेट क्रिप्टोस। ठीक है, ये क्या होता है? ये बिल्कुल रुपये की तरह है, बस डिजिटल रुपये है। आपके वॉलेट को वो लोग बोलते हैं कि ट्रैक नहीं करेंगे, कोई लिमिट नहीं लगाएंगे, आप इसको कैश की तरह ही खर्चा कर सकते हैं, वो लोग बोलते हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या भैया? फाइनेंशियल एक्सक्लूजन रिस्क, वोलेटिलिटी हिट्स वल्नरेबल रिटेल इन्वेस्टर्स हार्डेस्ट, एग्जैस्परेटिंग इनइक्वालिटी इन इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। अब भैया मैं हूँ, मेरा दोस्त है, इंश्योरेंस की कंपनी में काम करता है, 40,000 रुपया महीने का कमाता है, इसमें से बचाता है, कोशिश करता है, अपने घर पे रहता है, मम्मी पापा के साथ रहता है, 10,000 रुपये बचा लेता है। करता क्या है? देख रहा है कि भैया बिटकॉइन ने इतने थोड़े रिटर्न दिए, बिटकॉइन में पैसा डाल देता है। 10,000 रुपये हर महीने बिटकॉइन में डाल रहा है, साल के 1,20,000 रुपये लगाए। छोटा आदमी, 40,000 कमाने वाला छोटा आदमी है भाई, छोटा आदमी, 1,20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम। अचानक से हो सकता है वो कंपनी बंद हो जाए जिसके थ्रू लगा रहा था, रेगुलेटेड तो है नहीं मार्केट। बिटकॉइन हो सकता है धड़ाम से गिर जाए, फिर रेगुलेटेड नहीं है मार्केट। भैया सरकार तुमसे फ़ायदे में से 30% टैक्स ले लेगी अगर तुम फ़ायदा करोगे तो, पर नुकसान हो गया तो देने नहीं आएगी। समझ में आई? तो रिटेल इन्वेस्टर्स इसके रिस्क पे रहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ही क्यों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों नहीं? भैया उनके पास वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि वो कंट्रोल कर लेते हैं मार्केट को। एग्जाम्पल ब्लैक रॉक को वहाँ की जो सेबी इक्विवेलेंट है US की, उन्होंने मना कर दिया था कि जी आप क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करोगे। ब्लैक रॉक चला गया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक रॉक कंपनी के फेवर में पैसा वर्डिक्ट दे दिया। जिस दिन वर्डिक्ट आया उसके अगले ही दिन $60 बिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइंस खरीद लिए। $60 बिलियन, समझ रहे हो $60 बिलियन कितना होता है मित्रों? समझ रहे हो? अब जिसके पास $60 बिलियन का बिटकॉइन है उसे घंटा फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ो। तो हमेशा रिस्क जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होता है, वही वल्नरेबल होता है। यूथ अट्रैक्शन अभी बताया, यंग ट्रेडर्स ही कर रहे हैं। पिताजी तो मेरे आज भी FD मांगते हैं, उनसे बहस करके थोड़ा सा उनको गोल्ड या सिल्वर के लिए मैं मना लेता हूँ, पर उनका यही कि FD में लगाओ। यंग इन्वेस्टर जो मेरा दोस्त है वो नहीं मानता, उसको तो बोल दूँ भैया टाटा पावर या रिलायंस में लगा ले, वो उसमें भी नहीं लगाना चाहता। कहता है कि इतने बड़े हैं, इनमें ज़्यादा फ़ायदा नुकसान होता नहीं है, ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाते। तो भाई को एड्रेनलिन रश चाहिए,
अरे भैया पैसा है, पैसे में एडवेंचर नहीं करना होता। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव फिर से क्या है, जेंडर गैप है जी। क्रिप्टो स्पेस रिमेन्स मेल डोमिनेटेड, वुमेन फेस हायर बैरियर्स टू एंट्री एंड टारगेटेड स्कैम्स। भाई कितने लोग हैं जो खुद इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोग हैं जिनके पिताजी इन्वेस्ट करते हैं, बड़े भाई इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनकी मम्मियाँ या बहन या दादी इन्वेस्ट करती हैं। दादाजी की एफडी होगी, दादी की है क्या, नानी की है क्या, है ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो वो एक गैप है भैया, वो गैप ऑलरेडी इतना वो है। उसके बाद यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मम्मी आजकल मौसी हमारी बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करती हैं, उनके सामने एक ऐड आएगा कि पैसा कमाए, चार्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे, और फिर वो उस तरह के स्कैम भी हो जाते हैं। ठीक है, उन सब के पचड़े में नहीं फंसना है हमें। एम्पावरमेंट पोटेंशियल वर्सेज रियलिटी, वाइल प्रॉमिसिंग इंक्लूजन पेट्रियार्कल टेक कल्चर एंड रिस्क रीइंफोर्स एक्सक्लूजन। क्या मतलब हुआ इस बात का भैया, एम्पावरमेंट की पोटेंशियल तो भले ही हो इसमें, पर रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि आप प्रॉमिस तो कर दोगे इंक्लूजन कीजिए, हम नाम नहीं ले रहे, जेंडर नहीं पूछ रहे, सब कुछ आपके इंटेलेक्ट पे है, लेकिन भैया बात तो ये है ना कि इंटेलेक्ट पे तुम बोल रहे हो कि आपकी अवेयरनेस पे है, वो अवेयरनेस तो ऑलरेडी कम है, उसमें तो जेंडर डिस्पैरिटी ऑलरेडी है, उसका तुम नई इन्फॉर्मेशन और ठूस दो। जिसके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है भैया वो इंसान होता है इनसिक्योर, और इनसिक्योर इंसान को मैनिपुलेट करना होता है बहुत आसान। ठीक है, इस वजह से वुमेन आर वेरी वल्नरेबल इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। भैया पूरा टेक पेट्रियार्कली तो है। बताओ, दो नाम बताओ इंजीनियर्स के, फीमेल इंजीनियर्स के, बड़े इंजीनियर्स के, नहीं बता पाओगे। मेल से पूछूंगा सब लोग बता देंगे, काल पे ही तक कोई बोल देगा, उसके डिज़ाइनर का नाम भी पता होगा तुम में से 4 लोगों को, पर विमेन का एक नाम बता दो, नहीं बता पाओगे। जबकि फेसबुक का जो एआई प्रोग्राम है वो शुरू ही एक फीमेल ने किया था। जाओ सर्च करो नाम, एग्जाम्पल लिखना, बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड वल्नरेबिलिटीज़। बाईपास मैकेनिज्म, रिपीटेटिव सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये भैया देखो, बेस्ट तरीका इन पीडीएफ को यूज़ करने का ये है कि आप लोग वीडियो देखो, हम जो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको समझो। ठीक है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग लो। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स, यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स, यू स्टार्ट सीइंग इमेजेस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। ग्लोबल ट्रेड अगर बोल रहा है कोई, तो ग्लोबल ट्रेड तुम्हारे दिमाग में एकदम से इमेज बननी चाहिए कि बहुत सारे शिप्स हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं, कहीं तेल जा रहा है, कहीं कपड़े जा रहे हैं, कहीं जूते जा रहे हैं, कहीं सेमीकंडक्टर जा रहे हैं, एक मैप दिमाग में बन जाए, वो नीले रंग का साइबर टेक्स वाला। ठीक है, तो वो होती है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। आप ये समझो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इन वीडियो से आपको इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग देने की। आप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग लो, उसके बाद ये जो बोल्ड में चीज़ें लिखी हुई ना, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद रखो। ग्लोबल ट्रेड वल्नरेबिलिटीज आपको याद रखने की जरूरत है। ये सब जो लिखा है ना, ये ना भी याद रहे तो भी चलेगा। अगर आपको ये याद रह गया पेपर में, आप ये लिखोगे, आप अपने आप पॉइंट्स बना लोगे, कोई दिक्कत की बात है ही। ठीक है, बाईपास मैकेनिज्म्स, तो बहुत सारे सेफ गार्ड मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, एसबीआई का एक दिल्ली ब्रांच है, नई दिल्ली की एक ब्रांच है, पूरे इंडिया में वो उसी ब्रांच में, अगर मान लो आप एनजीओ हो और आपको फॉरेन डोनेशन लेने हैं, भले ही आप चाइना बोल रहा हूँ, चेन्नई के हो सकते हो, ठीक है, आप इधर बैंगलोर के हो सकते हो, आप मध्य प्रदेश के हो सकते हो, आप कहीं के भी एक एनजीओ हो और आप फॉरेन डोनेशन लेना चाहते हो, तो आपका अकाउंट एसबीआई की न्यू दिल्ली ब्रांच में ही होना चाहिए। उस एक ही अकाउंट में आप पैसा ले सकते हो। क्यों किया सरकार ने ऐसा? ताकि उसे वो लोग ट्रैक कर पाए। ठीक है, कि कहीं और से एनजीओ के डोनेशन के नाम पे आप यहाँ पे टेररिस्ट को तो नहीं पाल रहे हो, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हमने इतिहास में देखे हैं। ठीक है, तो दे आर द सेफ्टी मैकेनिज्म्स, उनको बाईपास कर देता है जी क्रिप्टो। ठीक है, एनेबल अनट्रेसेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स। ठीक है, यही बात कर रहे हैं हम शुरू से। थ्रेटनिंग टैरिफ्स ऑब्वियसली एंड ट्रेड कंट्रोल्स। ठीक है, अब वही बात है कि जी 50% टैरिफ लगा दिया यूएस ने हमारे ऊपर, हमने क्या करा, डॉलर में पेमेंट ली ही नहीं, हमने सामान एक दूसरे देश में भेजा। मान लो हमने सामान भेज दिया श्रीलंका में एक ट्रेडर को, उस श्रीलंकन ट्रेडर ने हमें पेमेंट कर दी क्रिप्टो करेंसी में। अब श्रीलंकन ट्रेडर अपना सामान बोल के यूएस को बेच देगा, सामान था इंडियन, यूएस ने लगाया था 50% टैरिफ, कायदे से ये महंगा होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं ना, क्योंकि वो बोल देगा जी ये मेरा सामान है। वो बोलेगा अच्छा तुम्हारा सामान है, कहाँ से बना है, ये सब दिखाओ, भैया मनी ट्रेल तो तुमने खत्म कर दी क्रिप्टो से, है ना। तो ये है। अब फिर से कोट, क्रिप्टो करेंसी सच अ पावरफुल कंसेप्ट दैट इट कैन ऑलमोस्ट ओवरटर्न गवर्नमेंट्स। इसने बोला चार्ल्स ली ने। ठीक है, चार्ल्स ली कौन है, गूगल करो, मजा आएगा। करो भाई, थोड़े काम खुद भी करो, ज़्यादा मत करो, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप गूगल करो, पहले जो एआई वाला जो जनरेटेड रिस्पॉन्स आता है उसकी 4 लाइनें पढ़ो, आगे बढ़ो। प्रेवलेंट इशूज़ इन इंडिया, इंडिया स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, हमारे पास एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है क्रिप्टो को डील करने के लिए। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना कि हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है, आप लिखोगे कि द टाइम डिमांड्स फॉर अ रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क टू रेगुलेट क्रिप्टो। समझ में आया? बात एक ही कह रहे हो, अच्छे से कह रहे हो। ठीक है, नो डेडिकेटेड लॉ एज ऑफ 2026, पार्शियल ओवरसाइट रिस्क, इनोवेशन ड्रेन एंड इलिसिट ग्रोथ। ऑफशोर शिफ्ट, हाई टैक्स पुश ट्रेडिंग अब्रॉड। इंडिया में अगर 30% का टैक्स लगाओगे तो ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर जाएगा घूमने। घूमने कहाँ जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर का फ़ोन लेगा, वहाँ का सिम लेगा और वहाँ से बनाएगा एक अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट, वापस इंडिया आएगा, उस सिंगापुरियन अकाउंट से ट्रेड करेगा।
तो हाई टैक्स लगा के क्या उखाड़ लिया फिर, है ना। ये सारे इशूज़ हैं। वे फॉरवर्ड क्या है जी, देखिए सजेशन देंगे हम। सजेशन देनी है हमेशा, एडवाइस नहीं देनी है, याद रखिए। आप इतने बड़े नहीं होंगे कि आप सरकार को एडवाइस देंगे। ऑलवेज गिव सजेशंस ओनली। सजेशंस भी आप अपनी मर्जी से मत दीजिए। कोट कीजिए किसी रिपोर्ट को, सरकार के ही किसी कमेटी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, आरबीआई की, इकोनॉमिक एडवाइजर की, नीति आयोग की, वही सरकार को वापस भेज दो सजेशन में, ठीक है। स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑर्डिनेशन G20 फ्रेमवर्क्स, enhance financial literacy and prioritize CBDC integration for secure trade. Holistic approach, balance innovation with safeguards to protect sovereignty and equity in digital commerce. Again आलू लाइन रटो, सब जगह चिपकाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने डाउट्स कमेंट कर दो, अपने ओपिनियंस, तुम्हारे पास कोई नए पॉइंट्स हैं टॉपिक्स को कमेंट करो, तुम्हें भी याद रहेंगे, तुम्हारे किसी और दोस्त की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कम्युनिटी है भाई, एक साथ ही ग्रो करेंगे। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन प्रीलिम्स में था, हो गया। अब यहाँ पर बात है अपने आप अपना स्कोर हाई करने की। तुम लिखोगे तुम्हें याद रहेगा, बेटर याद रहेगा। अपने दोस्त को पकड़ो, उसे समझाओ, ठीक है। फाइनमैन मेथड बोलते हैं इसको। फाइनमैन कौन था, गूगल करो। फाइनमैन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द एटॉमिक बम दैट ओपेनहाइमर मेड। एंड फाइनमैन इज बेसिकली, उसे बहुत बड़ा फिजिसिस्ट मानते हैं। और उसका ये मेथड था, उसने कहा था कि अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कोई टॉपिक, उसको रिटेन करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, उस टॉपिक को एक 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा दो। 5वीं क्लास के बच्चे को अगर आप वो टॉपिक समझा सकते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। नहीं समझा पा रहे हो तो गैप्स आइडेंटिफाई करो, फिल करो। तो इसलिए कमेंट का इस्तेमाल करो। तुम्हारे आसपास लोग नहीं है, तुम बाहर रह रहे हो, तुम्हें 5वीं क्लास का बच्चा नहीं मिल रहा है, ढूंढने मत जाना, पता चला पॉक्सो वॉक्सो लग जाए। कमेंट का इस्तेमाल करो, ओके।